सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आरएसएस की तारीफ को आज़ादी की जिद्दोजहद की बड़ी तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने न सिर्फ तहरीक आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेज़ों के साए में रहते हुए मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत की। ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से आरएसएस की तारीफ शामिल कौमियत की मुखालिफत है जिसकी बुनियाद पर मुल्क आज़ाद हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आरएसएस का हिंदुत्व नज़रिया मुकम्मल तौर पर भारतीय आइन के ख़िलाफ़ है। ओवैसी के मुताबिक मोदी जी आरएसएस हेडक्वार्टर गए तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ताहयात स्वयं सेवक हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से नफ़रत फैलाने वाली तंजीम की तारीफ़ करना गलत है। आज़ादी की किसी तहरीक में आरएसएस नहीं थी। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जिद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो संघ परिवार इस मुल्क में हेट्रेड को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप?
क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है, एक ही समुदाय के, रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं, जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब दियोरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कही। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे को खतरा चीन से है। चीन आज भी हमारे, हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहाँ पर ख़बरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक़ आरएसएस से है।